रोहित के मन में उस लड़की को लेकर जितने भी सवाल चल रहे थे वो सभी उसने एक ही सांस में नित्या से पूछ लिए। और नित्या रोहित के सवालों पर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसे रोहित की बेचैनी देखकर बहुत मजा आ रहा हो, और वो लगातार नदी के पानी की तरफ ही देखे जा रही थी। रोहित ने देखा कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, तो उसने उससे दोबारा जोर देते हुए पूछा, तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? बोलो नित्या। नित्या, जो अभी तक नदी की तरफ देख रही थी, उसने रोहित के सवाल पर अचानक ही पलटकर उसकी तरफ देखा, और जैसे ही उसकी नजरें रोहित की नजरों से मिली, एक पल के लिए रोहित उसकी बड़ी बड़ी गहरी खूबसूरत आंखों में ही खो गया। वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाया कि तभी नित्या ने उसे टोकते हुए बेहद नजाकत के साथ मीठी सी आवाज में पूछा, क्या हुआ? कहाँ खो गए रोहित? नित्या के किए सवाल से रोहित ने खुद को उसकी आंखों के सम्मोहन से बाहर निकाला और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम हो कौन? कभी अचानक से सामने आती हो तो कभी अचानक ही गायब हो जाती हो। फिर रोहित ने कुछ सोचते हुए उससे पूछा, कुछ तो बताओ अपने बारे में, इतना ही बता दो कि तुम रहती कहाँ हो। नित्या, जो लगातार रोहित की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी और हवा चलने की वजह से उसकी उलझी हुई लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, उसने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, शमशान। नित्या शमशान घाट में रहती है? ये सुनते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने घबराते हुए पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? भला शमशान घाट में भी कोई रहता है? कौन हो तुम? मुझे साफ साफ बताओ। ये पूछते हुए रोहित घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। तभी नित्या खिलखिलाकर हंसी और उसकी हंसी चारों तरफ गूंज गई। उसकी हंसी एक अल्हड़ सी लड़की की तरह लग रही थी जो छल कपट से कोसों दूर हो, और उसकी भोली सूरत और प्यारी सी मुस्कान देखकर रोहित सब भूल कुछ पलों के लिए उसमें ही खो गया। नित्या ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं शमशान घाट में रहती हूँ। मेरे कहने का मतलब था कि मैं शमशान घाट के पास ही रहती हूँ। वहीं घर है मेरा, न कि शमशान घाट के अंदर। रोहित उससे फिर पूछता है, अच्छा तो तुम कल अचानक कहाँ गायब हो गई थी? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, तुम कहीं नहीं दिखी। नित्या ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे मैं नहीं, तुम गायब हो गए थे। पता नहीं क्या देखा तुमने कल ऐसा जो चिल्लाते हुए भाग गए। रोहित को उसकी बातों पर भरोसा होने लगा और उसने नित्या से पूछा, नित्या, क्या तुम्हें वो मंडोलिका याद है जिसके पास गांव के लोग सूरज की बारात लेकर गए थे? नित्या ने आराम से कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? रोहित उसकी बात सुनकर एकदम चौंक गया। उसने एक ही सांस में नित्या से पूछा, क्या तुम्हें सच में याद है? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? उसकी बात सुनकर नित्या बोलती है, हाँ मुझे याद है, मंडोलिका भी और सूरज की बारात भी, पर तुम ये सब बार बार क्यों पूछ रहे हो? उसकी बात सुनकर रोहित को कुछ सुकून मिला कि चलो, किसी को तो वो सब याद है जो गांव वाले भूल चुके हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन तभी रोहित ने थोड़े हैरत के साथ पूछा, लेकिन जब पूरा गांव इस बात को भूल चुका है तो तुम्हें कैसे याद है सब? रोहित के सवाल पर नित्या ने भी तपाक से जवाब दिया, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम बताओ, तुम्हें कैसे याद है सब? रोहित अपने ही किए हुए सवाल में उलझ गया और कुछ सोचते हुए कहा, मैं तो अभी वो इतना ही कह पाया था कि नित्या एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। तो रोहित ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन तभी उसकी नजर ठीक उन दोनों के सामने कुछ दूरी पर खड़े एक 7-8 साल के बच्चे पर चली गई जो रोहित को ही देख रहा था। रोहित ने देखा कि वो बच्चा लगातार उसे ही देख रहा था और पता नहीं क्यों वो थोड़ा घबराया हुआ था। उसके पास एक कुत्ता भी था जो रोहित को देखकर लगातार भौंक रहा था।
उसे ये सब काफी अजीब लगा तो वो उठा और उठकर उस मासूम से बच्चे के पास जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस बच्चे के पास पहुंचता, वो बच्चा वहां से भाग गया। लेकिन वो कुत्ता अभी भी रोहित को देखकर भौंके ही जा रहा था। ये देख रोहित ने मन ही मन में खुद से कहा, अजीब बच्चा था, मुझे देखकर तो ऐसे डर रहा था मानो कोई भूत देख लिया हो। सारा गांव ही अजीब है ये। यही सब सोचता हुआ वो जैसे ही नित्या की तरफ मुड़ा तो वो भी गायब हो चुकी थी। रोहित उसे एक बार फिर ना पाकर हैरान और परेशान हो गया। उसने उसे चारों तरफ देखा और आवाजें दी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी। रोहित एक बार फिर पूरी तरह से घबरा गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। बस कुछ कौवे थे जो पेड़ों पर बैठे हुए शोर कर रहे थे और उनकी आवाज इस सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। वो वहीं बैठ गया और सोचने लगा, क्या ये नित्या सच में मुझसे मिली थी या फिर मेरा भ्रम थी? और वो बच्चा मुझे देखकर डर क्यों गया था? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसके मन में ये सब सवाल उठ ही रहे होते हैं कि तभी उसका ध्यान तालाब की ओर से आती पानी की छप छप की आवाज की तरफ जाता है। वो आवाज की तरफ मुड़ता है और तालाब को देखता है तो उसे तालाब में कुछ हलचल होती दिखाई देती है। वो ध्यान से देखता है तो उसे एक हाथ पानी में छटपटाता दिखाई पड़ता है। फिर उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर वो घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है पर वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वो तेज कदमों से तालाब की ओर बढ़ने लगता है और आवाज उसके और करीब आने लगती है। रोहित को ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की अपनी जान बचाने के लिए उसे पुकार रही है। थोड़ा और करीब करीब जाने पर उसे एक लड़की के दोनों हाथ पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। फिर अचानक ही वो लड़की झटके से अपने सिर को पानी से बाहर निकालती है। उस लड़की को देखकर और उसकी आवाज सुनकर रोहित को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे उसका कोई अपना पानी में डूब रहा था। वो लड़की बार बार खुद को पानी से निकालने की कोशिश कर रही थी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, कोई निकालो मुझे यहाँ से। वो लड़की बार बार पानी में हाथ पैर मार रही थी और अपना सर पानी की सतह पर रखने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर रोहित पूरी तरह से घबरा गया। इस पल में रोहित को तालाब में डूबती लड़की और उसकी आवाज के अलावा ना कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई। रोहित कुछ भी करके उस लड़की को पानी से बाहर निकाल लेना चाहता था। रोहित को ऐसा लग रहा था कि वो जितना उस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था उतना ही दोनों के बीच फासला बढ़ता जा रहा था। ऐसे जैसे उन दोनों के बीच मीलों का फासला हो। मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए रोहित बेसुध सा तालाब की तरफ भागने लगा और कब उसने उस तालाब में छलांग लगा दी उसे खुद भी नहीं पता चला। रोहित पानी के भीतर उस लड़की तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था। पानी के अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। उसे ऐसे लगने लगा जैसे वो रोहित नहीं कोई और है और वो किसी और ही दुनिया में है। ये लड़की कोई गैर नहीं उसकी अपनी है। अपने कानों में उन गूंजती आवाजों के साथ रोहित बार बार उस लड़की की तरफ पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर लड़की मानो भंवर में फंसी थी और वो भंवर उसे अपने आगोश में समाने के लिए जैसे पूरा जोर लगा रहा था। और रोहित कुछ भी करके उस लड़की को थाम लेना चाहता था, ऐसे कि कोई उन दोनों को दूर न कर पाए। तभी वो लड़की के थोड़ा करीब पहुंचा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की का हाथ रोहित ने थाम लिया।
रोहित और वो लड़की अब पानी की गहराई में थे। तालाब के मटमैले पानी और उसके तल पर उगी घास के बीच रोहित उस लड़की को साफ साफ देख पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों ही पानी की गहराइयों में एक दूसरे की नजरों में खो गए हैं और उन्हें इसकी सुध ही नहीं कि वो है कहाँ। रोहित को ऐसा लगा जैसे वो उस लड़की को सदियों से जानता हो। तभी वो लड़की बेसुध होने लगी और पानी में अचानक आए एक झटके से रोहित का हाथ छूट गया और वो लड़की उससे दूर जाने लगी। रोहित को ऐसा लगा जैसे उसकी तो दुनिया ही उसके हाथ से फिसल गई। मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए रोहित तेजी से किसी पेशेवर तैराक की तरह उसकी ओर तैरते हुए बढ़ा और उसने उस लड़की को पकड़ लिया। फिर अपनी बाहों में लिए वो पानी की सतह पर आया और किसी हीरो की तरह उस लड़की को तालाब से बाहर निकाल लाया। अब तक तालाब के पास गांव के काफी लोग भी जमा हो गए थे और वो तालियां बजाने लगे। उनकी तालियों की आवाज से रोहित जैसे किसी एक सपने से बाहर आया और उसने देखा कि उसकी बाहों में कोई लड़की नहीं, एक 10-12 साल का लड़का था। रोहित उस लड़के को देख एक पल के लिए सकपका गया। तुम पर तालाब में तो एक लड़की थी। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला है तो वो लड़की कहाँ है? सभी गांव वाले रोहित की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रोहित का ध्यान तालाब की ओर था। उसने कहा, पानी में कोई लड़की भी है, मुझे उसे भी बचाना होगा। मैं भी जाता हूँ उसे निकालने। तभी उस बच्चे ने कहा, नहीं भैया, पानी में केवल मैं डूब रहा था। मेरा पांव फिसल गया था, मेरे अलावा वहां कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पानी में एक लड़की दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, तभी उस बच्चे के माँ बाप आगे आए और उन्होंने हाथ जोड़कर रोहित से कहा, आप तो फरिश्ता बनकर आए हैं हमारे लिए। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित ने हल्की स्माइल के साथ कहा, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। रोहित सोच रहा था कि वो लड़की को बचाने गया था और बच्चे को लेकर तालाब से बाहर निकला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? वो लड़की उसका भ्रम थी या कुछ और? सचिन, जो वहीं खड़ा ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था, वो काफी शॉक लग रहा था। वो भीड़ को चीरता हुआ रोहित की तरफ पहुंचा और उससे पूछा, तू ठीक तो है ना? रोहित ने हाँ में सर हिलाया। सचिन की नजरों से लग रहा था जैसे उसके मन में रोहित को लेकर बहुत से सवाल चल रहे हों, लेकिन फिलहाल सभी के सामने वो खामोश था। वो रोहित को उस भीड़ भाड़ से अलग ले गया और मौका देखकर रोहित से पूछा, यार एक बात तो बता। रोहित, जो अभी तक अपने ही ख्यालों की दुनिया में था, उसने चौंक कर सचिन की तरफ देखा और कहा, हाँ पूछना। सचिन ने गंभीरता से पूछा, तो मुझे ये बता कि तूने तैरना कब सीखा? ये सुनते ही रोहित बुरी तरह से चौंक गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित को तैरना आता ही नहीं था। यही नहीं, उसे पानी से डर भी लगता था और इस बात के लिए उसका बचपन से अपने दोस्तों के बीच अक्सर मजाक उड़ता था। सचिन के इस सवाल का जवाब खुद रोहित के पास भी नहीं था। तभी सचिन का फोन बज उठा। उसने रोहित को बोला, जरूरी फोन है, मैं बात करके पुरोहित जी के घर पहुंचता हूं, फिर तू मुझे फुर्सत से बताना कि तूने ये तैरना सीखा कब। ये बोलते हुए सचिन वहां से निकल गया। काफी देर तक रोहित वहीं बैठा रहा। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। उसे तैरना नहीं आता, फिर भी उसने उस लड़के को बचा लिया कैसे? पानी के अंदर उसे लड़की क्यों दिखाई पड़ रही थी? पानी के अंदर क्यों उसे ऐसा लगा जैसे वो रोहित नहीं कोई और हो, कहीं और हो? यही सब सोचते सोचते अब अंधेरा भी हो गया था। उसके सवालों का कोई जवाब उसे मिला नहीं तो रोहित वापस पुरोहित जी के घर की तरफ चल दिया। इन्हीं सवालों से घिरा रोहित जब पुरोहित जी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सचिन और पुरोहित रात के खाने पर उसी का इंतजार कर रहे हैं।
उसने भी खामोशी से खाना खाया और फिर अपने रूम में जाते ही सो गया। सचिन को रोहित कुछ परेशान सा लगा, लेकिन वो उसे नींद से उठाना नहीं चाहता था, इसलिए खुद भी जाकर सो गया। पूरी रात रोहित को ठीक से नींद नहीं आई थी और इसलिए वो अगली सुबह देर तक सोया रहा। सचिन तैयार हो चुका था। उसने जाते जाते आवाज देते हुए रोहित को कहा, मैं साइट की तरफ जा रहा हूं, तू भी रेडी होकर साइट पर आ जा। रोहित ने बिस्तर में पड़े पड़े ही उसे जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। उसका जवाब सुनकर सचिन वहां से निकल गया और रोहित उठ गया। उसकी आंखों में अब भी नींद थी और चेहरे पर थकावट। फिर भी साइट पर जाने के लिए वो तैयार हुआ और वहां से निकल गया। वो मंदिर के पीछे वाले रास्ते से होकर जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी रोहित को किसी के चूड़ियों की आवाज आई तो उसने पलट कर देखा। पीछे नित्या मुस्कुराती हुई चली आ रही थी, जिसे देखते ही रोहित को इस बार गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उसके पास जाकर कहा, पहले आज तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। नित्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूं क्या? रोहित ने गुस्से में ही जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरे पीछे ही पड़ी हुई हो। कभी दिखाई देती हो, कभी गायब हो जाती हो। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं करना चाहती? नित्या ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बहुत से राज हैं जो सिर्फ मैं जानती हूं, वो सब तुम्हें बताने थे रोहित। रोहित ने झुंझुलाते हुए पूछा, कौन से राज नित्या? नित्या ने गंभीरता से कहा, यही कि तुम्हारा इस गांव और मंडोलिका से क्या रिश्ता है। आखिर नित्या ऐसा कौन सा राज रोहित को बताना चाहती है? क्या है रोहित का रिश्ता मंडोलिका और निशीपुर गांव से? जानने के लिए सुनते रहिए मंडोलिका, सिर्फ पॉकेट FM